नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरे युवा साथियों, हमारे बहुत से देखने और सुनने वालों ने हमसे ये जानकारी चाहिए है कि क्या ये कार्यक्रम मैं सिर्फ नए बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ? क्या उसे अगर कोई उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या वो इस कार्यक्रम से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, इसलिए मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी नए लोग एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, शुरुआत करें, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताता चला आ रहा हूं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर शैलेश प्रॉम्प्टर की ये गारंटी है कि आप एक ना एक दिन अपने आप को कलाकार के रूप में, अभिनय करने वाले, एक्टिंग करने वाले कलाकार के रूप में पदस्थापित कर लेंगे। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारी टिप्स को फॉलो करें। हमारे किसी जानने वाले ने एक ये भी जानने की इच्छा जाहिर की है कि ऐसा नहीं लगता है कि आप सिर्फ थिएटर में काम करने वाले लोगों के लिए ही कुछ ज़्यादा बताते हैं, जबकि मूवी में काम करने के लिए जो इच्छुक बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि फिल्मों में वो काम करें, उनके लिए एक्टिंग के कुछ टिप्स आप नहीं बताते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि थिएटर में काम करने के लिए, थिएटर में एक्टिंग करने के लिए और फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क बहुत स्पष्ट भी है कि आप स्टेज पे कोई रीटेक नहीं कर पाते हैं। आपको जो कुछ भी दिखाना पड़ता है, जो कुछ भी करना पड़ता है, वो एक बार में ही आप करके निकल जाते हैं। और फिल्मों में कट टू कट का, रीटेक का आज भी वो समय चल रहा है, वो दौर चल रहा है। हालांकि अब लंबे लंबे शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा फर्क है। फिल्मों में थोड़ा सा आपको छूट मिलती है। वो शॉट्स के हिसाब से आप चाहें तो अपने अंगों का, अपनी आवाज़ का, अपने आँखों का, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क चूँकि दोनों में है, और ये बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि थिएटर आपको आत्मबल देता है, थिएटर आप में आत्मविश्वास जगाता है। इसलिए थिएटर ज़रूर कीजिए और थिएटर करने का प्रयास कीजिए। आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस जगह भी रहते हो, वहाँ कोई भी थिएटर ग्रुप अगर है और वो एक्टिव है, तो आप उससे जुड़िए। आप उससे जुड़कर अगर नाटकों में भाग लेना शुरू कर देंगे, तो आप जान लीजिए कि साल भर अगर आप थोड़ा सा सक्रिय रहे, तो आप अपने आप को पदस्थापित कर लेंगे। और तब आप फिर फिल्मों की तरफ अगर जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा आत्मबल आप ही के साथ होगा। कोई आपका गॉडफादर तो है नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जो आपको बैकअप करना चाहेगा। वहाँ आपको खुद को प्रेजेंट करना होगा। मैं इसी चीज़ को बार बार अपने इन युवा साथियों का, या वो लोग भी जो एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से पहले तैयार कीजिए, और उसके लिए थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और हमसे जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ एक अच्छे, जानकार, प्रबुद्ध, या उनको प्रोफेशनल भी कह लीजिए, वो लोग भी हमको अपनी क्लिपिंग सब भेजना शुरू कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी बातों से भी लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ऐसे ही हमारे बनारस के, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं थिएटर के, और फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, और उन्होंने कई एक बड़े अच्छे अच्छे नाटकों का निर्देशन किया है। अमलेश श्रीवास्तव जी, आप बनारस से हैं, और आप थिएटर के साथ साथ, थिएटर में तो आप निर्देशन करते ही हैं, साथ ही साथ फिल्मों में अभिनय भी करते हैं, सीरियल्स में अभिनय भी करते हैं, और बनारस के लिए एक बड़ा ही जाना पहचाना नाम है। तो आइए हम उनके अनुभवों को आपसे शेयर करते हैं। किसी भी नाटक की शुरुआत करते समय
निर्देशक के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उस नाटक के पात्रों का चयन, यानी कैरेक्टराइजेशन। क्योंकि नाटक समाज का आईना और निर्देशक की कल्पना का प्रस्फुटन होता है। ऐसे में पात्रों की आयु, उनका शारीरिक सौष्ठव, बोलचाल, भाव भंगिमा, ये सब बहुत अधिक ध्यान देने वाली बातें होती हैं। किसी भी कलाकार या किसी भी व्यक्ति को किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं चुना जा सकता। निर्देशक अपनी परिकल्पना के अनुसार उस पात्र का चयन करता है, उसकी डिजाइनिंग करता है और उसे पेंट करता है अपने मनोभावों से, वेशभूषा से, रूप सज्जा से, संवादों से और अभिनय से। तो देखा दोस्तों, अमलेश जी ने भी अपने विचारों को आपके लिए रखा और उन्होंने बताया कि जब वो एक नाटक करते हैं और उसमें पात्रों का चयन करते हैं तो किन किन खास बातों का वो ध्यान रखते हैं। उन्होंने जो बताया उसके अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप एक हर कैरेक्टर के लिए कम से कम अपने आप को बिल्कुल फिट पाए, कि कभी भी अगर डायरेक्टर ने आपके अंदर देखा कि ये खूबसूरती आपके अंदर है और आप कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई हिच नहीं होनी चाहिए और आप वो करके दिखाएं जो डायरेक्टर चाहता है। मैं अभी भले ही थिएटर की बातों पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, थिएटर के अभिनय पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द जब एक ये काफ़ी हद तक मैं बता ले जाऊँगा, उसके बाद मैं फ़िल्म में अभिनय के लिए जो तकनीक होती है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें चीट की जाती हैं। अब वो मैं भी आपको नहीं ना बताऊँगा, उसको अलग से मुझको बताना पड़ेगा कि कहाँ, कैसे, क्या करना पड़ता है फ़िल्मों के लिए अभिनय के हिसाब से। आइए अब मैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलूँ, तो दूसरा पार्ट है कि मैं आजकल आपको जो हमारे 9 रस हैं, उनमें रसों में आँखों का क्या प्रयोग है, इस पर मैं आपको पिछले 2-3 एपिसोड से जानकारियाँ दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विभत्स रस के बारे में। देखिए, विभत्स रस आँखों में आपके घृणा होनी चाहिए, या यूँ कहें कि असुंदर, एक चीज़ सुंदर होती है, एक चीज़ सुंदर नहीं होती है, उसका भाव दिखना चाहिए। फिर नाक को थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा जो भी आप कर सकते हैं, हैं? मुँह बनाना, भिचकाना, अजीब तरीके से थूकना, मतलब अगर आप जब बोल रहे हैं विभत्स रस के डायलॉग्स को, तो अगर आपके यहाँ से थूक भी लटक रहा है, तो वो भी गे मतलब अजीब-सा लगेगा लोगों को देखने के लिए। उसको आप कह सकते हैं विभत्स में, कह सकते हैं आँखों को मीचना अलग-अलग तरीके से, वो हो गया। इन सब से आप अपने चेहरे पर विभत्स रस के भाव ला सकते हैं और इस वजह से विभत्स रस जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप शीशे के सामने, मोबाइल पर, जैसे भी हो, अलग-अलग तरीके की भाव भंगिमाएँ बनाएँ और उसकी जब आप नकल करना बिल्कुल पूरी तरह से चालू कर देंगे, तो आप विभत्स रस को भी अपने कब्ज़े में ले, मैं कब्ज़ा बार-बार इसलिए कहता हूँ, चाहे श्रृंगार रस का हो, चाहे वीर रस का हो, चाहे जिसका भी हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लेना है कि जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी, आपने खट से उस चीज़ को सामने दिखा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर जानकारी को पूरी तरह से पी डालिए, एकदम, और उसके बाद आप जब अभिनय करना शुरू करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है दोस्तों कि अगर आप विभत्स रस पर आधारित कोई संवाद बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है? उसका ये सारी चीज़ें अजीब तरीके से करना, उसको आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप जो पात्र कर रहे हैं, अगर वो घृणा का एक्सप्रेशन उससे जो ज़रूरी भी है, अगर वही घृणा दर्शक आपसे करने लगे आपके संवाद के आधार पर, आपके कैरेक्टर के आधार पर, तो बस आप सार्थक हैं। इसलिए विभत्स के माध्यम से आप एक अपनी एक्टिंग भी दिखा सकते हैं, अपनी
अभिनय क्षमता को भी दिखा सकते हैं। जब कभी आप ऑडिशंस वगैरह में जाएँ और आपसे कहा जाए कि आप कुछ अपना दिखाइए, तो उसमें काफ़ी कुछ दिखाने के लिए आपका दिख जाएगा सामने एक्सपर्ट्स को, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अगले रस की तरफ जब हम आते हैं, तो अगला रस हमें जो दिखाई देता है वो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी ये दिखाने वाला होता है। वो होता है हास्य रस। हास्य रस में आपकी आंखों का जो प्रयोग होता है वो ये जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिनय में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल कोई रस है या सबसे ज्यादा मुश्किल कुछ करना है तो वो है हास्य उत्पन्न करना कलाकार द्वारा। यानी कि हास्य रस को किसी भी तरह से पब्लिक के बीच में उनसे उसका रिजल्ट ले लेना, ये बहुत टफ होता है। अब ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें बात कह दी जाती है हंसी की, और दर्शक जो हैं वो पूरी तरह से हंस भी पड़ते हैं। बात जो करते हैं, जो संवाद आपसे करते हैं दर्शकों से, उसका तरीका इतना अच्छा होता है, वो सलीका उसका इतना अच्छा होता है, कह लीजिए कि पब्लिक अपने आप हंस पड़ती है। जैसे हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं, उनको क्या होता है, वो कोई कैरेक्टर तो करते नहीं, वो अपनी बात कहते हैं और बात कहते कहते में ही वो पब्लिक को हंसा ले जाते हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ बात करते हैं, चेहरे पे उनके कोई भाव भी नहीं रहता है। अब जैसे कपिल शर्मा को ले लीजिए, कपिल शर्मा जी हैं, चाहे वो हास्य कवि हैं हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, एकदम फ्लैट चेहरा होता है, लेकिन जो कुछ भी कलाकारी उनकी होती है वो इसमें होती है और पंच लाइन में होती है। राजू श्रीवास्तव जी थे जो अब हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन अगर उनको देखिए तो वो अभिनय करते थे, अपने अभिनय से वो सामने लोगों को हंसाते थे, और उसमें काफ़ी उन्होंने सफलता भी प्राप्त की, और जाहिर सी बात है कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। वो है हास्य रस का अभिनय। ठीक है, अब उनकी अगर आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव जी को, तो उनकी आंखें भी उसमें बोलती थी और भाव भी उनकी चलती थी, चेहरे पे एक्सप्रेशन भी होता था। लेकिन आपको तो एक्टिंग करनी है, मतलब संवाद के आधार पर आपको अपने आंखों का प्रयोग करना ही करना है, हास्य उत्पन्न करना ही करना है, तभी पब्लिक आपको सार्थक मानेगी। इसके लिए आंखों का सिकुड़ना, जरूरत के हिसाब से चमकना, ये जो अजीब सी हरकतें होती हैं ना, आंखों को घुमाना, ठीक, ये सब जो चीज़ें हैं इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो जहाँ जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी हाथ उत्पन्न करने के लिए, ये सहारा आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस पहले आंखों को तरह तरह से बनाने की आपको करनी है, फिर संवाद के साथ आंखों को बनाइए, तो आप हास्य रस का पूरा सहारा ले लेंगे और वो आपके अभिनय के लिए अच्छा माना जाएगा। आप अपनी छाप छोड़ जाएंगे। अब एक कैरेक्टर आता है ना, अमूमन मुंशी टाइप का, लाला टाइप का होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। कुछ एक ऐसे हमारे फिल्मी कलाकार भी रहे हैं अपने समय के, बहुत अच्छे अच्छे, जिनको आप इधर उनकी फ़ोटोज़ देख रहे होंगे। उन लोगों ने सबों ने अपनी छाप छोड़ी है कि आज उनका उदाहरण देना पड़ता है। तो अब इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ, और अगले शुक्रवार को फिर शाम को 5 बजे मेरे ये एपिसोड आप सबके बीच होगा। मैं 24 घंटा आप सबके लिए उपस्थित रहूँगा एक नए एपिसोड के लिए। फिर एक बार मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो सकूँ, और लाइक ज़रूर करें। और वही जो अब संख्या बढ़ रही है और जो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अच्छा तो अच्छा, नहीं अच्छा तो भी कीजिए, मैं आपका स्वागत करूँगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड शैलेश प्रॉम्प्टर यहीं समाप्त कर रहा है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।